हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग लेके आए हैं प्रिज्म पार्ट 2। तो बिल्कुल बने रहे वीडियो के लास्ट तक अगर समझना है इसे तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को पूछा कैसे जाता है। और याद रहे आपके बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन बेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसे पूछा जाता है डायरेक्ट में कहिए तो पूछा जाता है डिराइव द रिलेशन n इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू या साइन ए बाई टू। एक और तरीका है इसे पूछने का, डिराइव द प्रिज्म फॉर्मूला। तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता है कि प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव कर दे, लेकिन एक बहुत ही कॉमन सा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसको लेकर। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। तो प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात। प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक, अच्छा जिस मटेरियल का प्रिज्म बना होता है उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का मतलब एन का या म्यू का व्यंजक ज्ञात करें न्यूनतम विचलन कोण के लिए। ए भी कर सकता है, एक और चीजें कर सकता है, सो द रिलेशन इन बिटवीन एन डेल एम और ए। मतलब क्या कहता है, अपवर्तनांक, प्रिज्म के अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के मध्य संबंध स्थापित करें। तो इतने सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल अगर आप बने रहे कंप्लीट वीडियो के लास्ट तक तो आपको याद हो जाएगा ये डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसे कि कैसे इसके पिछले वीडियोस में जो हम लोग देखे हैं उसको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। और याद रहे अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया हुआ है, उससे जाकर आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पिछला थोड़ा सा प्रिज्म और समझने का प्रयास भी कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग प्रिज्म बनाते हैं, देखो तो इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे कि यहां पर क्या होता है, तो एक रे इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट होता है तो हम लोग जानते हैं कि यहां नॉर्मल बनना है और नॉर्मल बनने के बाद ये ऐसे जाता है, जबकि इसको जाना चाहिए था ऐसे। यहां तक तो हम लोग जानते हैं। तो ये जो डेविएट हुआ इसको डेल वन और यहां पर R1 कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जाकर यहां टकरा गया तो टकराने के बाद तो यहां भी तो एक नॉर्मल बनेगा ना, और जाना चाहिए था ऐसे लेकिन जाएगा ऐसे। तो इसको कहते हैं सोर्स, एक्स कह लेते हैं। और ध्यान रखना यहां पर P इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल, तो A कह लेते हैं, और इसको B कह लेते हैं, इसको C कह लेते हैं, इसको D कहते हैं। और याद रखिएगा इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो इसको हम लोग O कह लेते हैं, इसको E कह लेते हैं और इसको F कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो पहला बार डेविएशन हुआ, इसके पिछले वाले वीडियो में ही आप बिल्कुल समझ चुके हैं। देखो पहली बार जो डेविएशन हुआ, अरे जब जा रहा था ऐसे जा रहा था लेकिन डेविएट हो गया, तो जितना से डेविएट हुआ उसको डेल वन, दूसरा जो डेविएशन हुआ उसको कह रहे हैं डेल टू, और पूरा जो कंप्लीट डेविएशन हुआ उसको कहते हैं हम लोग यहां पर वो है डेल। तो ये तो कॉमन सा चीजें हैं। और यहां पर होने वाला है आपका R2 और ए तो प्रिज्म एंगल ए आप जानते ही हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में भी बिल्कुल आ गया होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा इसमें, तो ध्यान से सुनना बाबू, क्योंकि समझना है ना, तो इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अरे तो बनाने के लिए तो कैसे कैसे बहुत सारे बना दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, कंसेप्ट को समझना कि 1 मार्क्स आपको बिल्कुल एग्जाम बेस के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए भी क्लियर हो जाए। 1 मार्क्स अब जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही इसको आप कंप्लीट करिए तो हम आपको बताते हैं, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि ग्राफ क्यों ड्रॉ करें, तो ये भी बात सुनना समझना। तो जो डेल होता है ना, ये डेल जो है, ये जो डेल है ये डिपेंड करता है 3 चीजों पर। ध्यान से सुनना, डेल डिपेंड करता है 3 चीजों पर। तो सबसे पहला किस पर डिपेंड करता है, डेल। तो डेल डिपेंड करता है, जो फर्स्ट चीज है वो है ए पर, एंगल ऑफ प्रिज्म पर। अच्छा, जो डेल डिपेंड करता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पर। सेकंड किस पर डिपेंड करता है, तो एन पर। अच्छा, मटेरियल जो होते हैं उसमें मटेरियल जो है मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन पर डिपेंड करता है डेल। ध्यान से सुनना, डेल किस पर डिपेंड करता है, ये बात समझना जरूरी है अगर आप मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन समझना चाहते हैं तो डेल डिपेंड करता है ए पर, डेल डिपेंड करता है एन पर,
और डेल डिपेंड करता है एक और चीज है, उसको कहते हैं आई पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। तो तीन चीजों पर डेल डिपेंड करता है। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, तो डेल और आई के लिए एक रिलेशन के लिए ग्राफ ऑब्टेंड कर रहे हैं। याद रखना, अगर प्रिज्म फॉर्मूला में एक ग्राफ आप ड्रॉ नहीं किए तो समस्या आ सकता है, आपको 5 मार्क्स तो नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको कहते हैं, इसको लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब आप समझ सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर और एंगल ऑफ डेविएशन इधर लेते हैं। ठीक है, तो एट इनिशियल स्टेज, ध्यान से सुनना, एट इनिशियल स्टेज मतलब जो दोनों यहां पर तो हम 0 0 लेते हैं, तो क्या होता है कि एक डेल जो है बहुत ज्यादा होगा, जब आई बहुत मतलब कम होगा, धीरे 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 ध्यान देना, ऐसा ग्राफ ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ऐसे ग्राफ ऑब्टेन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो समझने का प्रयास करना कि जब आई हमारा बढ़ेगा, आई हमारा बढ़ेगा तो डेल घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा एक सर्टेन कंडीशन में। मतलब एक ऐसा आई होगा जहां पर डेल हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम, मतलब डेल एम हो जाएगा। एक ऐसा आई होगा जहां पर हमारा डेल जो है सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे कम हो जाएगा इसका मतलब है कि आई हमारा क्या हो जाएगा, एट ए सर्टेन कंडीशन पर एक आई ऐसा आएगा जहां डेल एम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर आई बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और डेल भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आई बढ़ रहा था तो डेल डिक्रीज हो रहा था। इन फर्स्ट केस अगर आई हमारा बढ़ रहा है, यहां था 0 पर तो बिल्कुल इधर में था, तो जैसे जैसे हमारा आई बढ़ रहा था वैसे वैसे डेल डेविएशन डिक्रीज हो रहा था। एक कंडीशन के बाद, एक लिमिट, मतलब इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे अब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ए इंक्रीज होने लगेगा। तो ए जो है यहां पर जो आई का कंडीशन है उसी पर हमारा डेल एम हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आई हम लोग का यही ना हो रहा था और यहां ई हो रहा था। तो जब, ध्यान से सुनो, तो जब हम इधर से लाइट दे रहे हैं और आई एक सर्टेन, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है कि यही होगा, तो आई जितना होना चाहिए उतना ही इधर वाले में होना चाहिए। ध्यान से सुनना, उसके बाद हम डेरिवेशन को समझाएंगे, बिल्कुल याद करा देंगे। तो ध्यान से सुनना, पहले जब आई इधर से दे रहे हैं तो आई जितना, मतलब यहां से जब हम कोई लाइन दे रहे हैं तो आई होना चाहिए। ठीक है, तो आई कोई सर्टेन पॉइंट, कुछ डिग्री है जिस पर ये जाकर मिनिमम हो गया, तो इधर से भी उतना ही होना चाहिए, तब ना मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आई इक्वल टू ई होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे सर अब तो जबरदस्ती मानने वाली बात हो गई कि आप कह दिए आई इक्वल टू ई होता है। अब मान लो, नहीं मानो नहीं, चलो हम एक कंडीशन और देते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझ जाना बिल्कुल इसको। लेकिन याद रखना कि ये कंडीशन जो है आई इक्वल टू ई, और इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आने वाला है, पूछा जाता है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या होने वाला है। तो हम 2 मटेरियल्स हैं यहाँ पर। तो मटेरियल्स के मतलब यहां पर अगर देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का N1 ले लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है N2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। एक छोटा सा डेरिवेशन हम समझाकर इसको बताते हैं कि I इक्वल टू ई कैसे हो सकता है। तो हम स्नेल्स लॉ के अनुसार जानते हैं, वो हम पूरा लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनना। स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, तो N1 साइन, अभी डेल की तरह लग रहा है आपको, N1 साइन I। अच्छा, N1 में साइन, ध्यान से देखना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो N1 साइन I और बराबर, अब इधर में देखें, अगर इधर में आ गया तो N2 साइन R, लेकिन R1 है
तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत कॉमन सा चीज है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन आई बाई साइन आर बराबर N2 बाई N1। ये तो कॉमन सा चीजें हैं जो लिख सकते हैं। इक्वेशन 1, अभी इक्वेशन कुछ नहीं है, ऐसे ही हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब दूसरा, तो ये तो क्लियर हो गया, एक कंसेप्ट, यहां का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा देखो, यहां पर ध्यान से सुनना। अब जैसे ही देखोगे N1 तो N1, और इसमें क्या है, तो साइन आई की जगह पर यहां E है। अब इधर में देखो N2 साइन R की जगह पर क्या है, तो R2 है। तो बहुत कॉमन सी बात हो गया कि हम यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, साइन E और साइन R2 अब बराबर N2 अब बाई N1, और इक्वेशन इसको 2 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, बिल्कुल सही चीजें आप समझने का प्रयास कीजिएगा, याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा, एक और डेरिवेशन में यूजफुल होगा। ठीक है, N2 बाई N1 इक्वल टू N होता है, आप ही जानते हैं। अभी लिख दे तो एक अलग सा डेरिवेशन बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही आप देखोगे कि N2 बाई N1, तो इसका मतलब कि ए जब दोनों इक्वल है तो दोनों को मतलब इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा। सो देखो, साइन आई बाई साइन R1 आई इक्वल टू साइन ई बाई साइन R2। तो यहां तक तो आप समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप देखोगे तो एक कॉमन सा चीज आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, सो देखो, तो I इक्वल टू ई हो जाएगा, I इक्वल टू ई हो जाएगा, और R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। मतलब एंगल, हम आप अब एंगल कहो नहीं कहो उससे क्या फर्क पड़ता। तो ये इसका मतलब क्या है कि ऐसा होगा, I इक्वल टू ई होगा और R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। लेकिन तभी भी ये बातें ध्यान रखना कि हम जो कहने का प्रयास कर रहे हैं वो ये समझो कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, इसका मतलब कि एक ऐसा इंसिडेंट, मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पर डेल एम का वैल्यू सबसे कम होगा और वो एक ही पॉइंट होगा। तो एक ही पॉइंट अगर होगा तो इधर से अगर इंसिडेंस हो रहा है I इक्वल टू सर्टेन एक पॉइंट है, मतलब सर्टेन एंगल है, तो इसका मतलब इधर से भी अगर होना चाहिए तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब जितना यहां होना चाहिए उतना ही यहां होना चाहिए, तभी जाकर मिनिमम होगा। अब आप कहिए सर कैसे, बार बार ये चीजें आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो हम आपको एक और बातें समझा देते हैं। और दूसरा पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो देखो, इस कंडीशन पर अगर हम ले लें तो हमें पता चलेगा कि डेल जो हमारा होगा तो यहां पर I अलग होगा और इसी में यहां पर I हमारा, अगर इसको I1 ले लेते हैं तो I2 हो जाएगा। तो ध्यान देखो ना कि अब ध्यान से देखो कि इसी डेल के लिए, एक ही डेल के लिए, एक ही डेविएशन के लिए दो चीजें आ गया। एक ही डेविएशन के लिए I1 भी हो सकता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट के लिए जो ग्राफ में आपको सबसे बिलो दिखा रहा है, इस पॉइंट के लिए बिल्कुल एक ही होना चाहिए, इसके लिए दो संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि I है और यहां पर E है, तो इसका मतलब, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो I इक्वल टू क्या होना है, E होना है एट डेल M, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, डेल M के लिए I इक्वल टू E होना है। अगर नहीं आप समझ सकते हो तो इसको तो आप डेरिवेशन को तो आप समझ रहे हैं ना। तो अब बिल्कुल अगर आप समझ गए होंगे तो आगे का देख लेते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें था, इसलिए हम थोड़ा सा इसको रुककर और डीपली भी समझा दिए ऐसे भी। तो देखते हैं इसको, जैसे ही आप इसको हटा देते हैं तो एक बात यहां याद रखना, तो यहां कांस्टेंट क्या क्या हुआ, इस प्रिज्म में कांस्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 1 मार्क्स क्वेश्चन एक यहां है, एक और यहां आने वाला है 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो कांस्टेंट क्या क्या हुआ, तो कांस्टेंट हुआ इसमें प्रिज्म एंगल ए जो है कांस्टेंट है, पूछता है तो ए कांस्टेंट है। दूसरा तो ध्यान से, अब ए क्यों कांस्टेंट है, तो ए इसलिए कांस्टेंट है कि यहां प्रिज्म एंगल है जो चेंज नहीं होगा। अरे प्रिज्म जितना है उतना ही एंगल रहेगा ना। अभी थोड़े कि प्रकाश उसमें से निकल गया तो इसका मतलब प्रिज्म का एंगल ज्यादा हो गया, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो है एन,
एन भी कांस्टेंट है। अरे जो मटेरियल है प्रिज्म का वो भी कांस्टेंट है। और थर्ड, एंड ध्यान से सुनना, हमको कंपटीशन बेस के लिए समझाना है, इसीलिए इन सब चीजों को डीपली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ए कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, एंड अब इसको कुछ और नहीं मान लेना, एंड हम लिख रहे हैं, एंड एक और चीजें कांस्टेंट होगा, लैम्डा। ध्यान से सुनना, तब ये तीन चीजें कांस्टेंट हैं। आप अगर चाहें तो बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें प्रेफर कर सकते हैं, आप दिनेश भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे चीजों को हम समझा दिए कि हाँ जिस तरीके से समझना चाहो उस तरीके से समझो। मतलब फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब हटा देते हैं इसको, हटा दे इसको और हटा कर लिखते हैं। ध्यान से सुनना, तो हटा के जैसे ही लिखेंगे क्या, तो इसको हटा देते हैं और लिखते हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो टर्म एंड कंडीशन आया वो ध्यान से देखना, ग्राफ तो मस्ट है और उस ग्राफ के नीचे का 2 पॉइंट्स को यहां पर लिख लेते हैं। तो ग्राफ के नीचे का जो 2 पॉइंट था वो क्या था, I इक्वल टू ई था और R1 इक्वल टू R2 था, तो इसको R भी लिख सकते थे। 2 कंडीशन हो गया फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, 2 कंडीशन हो गया कि I इक्वल टू ई होगा, R1 इक्वल टू R2 बराबर R हो जाएगा। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब समझो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो इसके पिछले वाले इक्वेशन में ही आप देख चुके हैं, अब कहिएगा सर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक देखो ना, इसके पिछले वाले वीडियोस को देखो। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखे हैं R1 प्लस R2 अब बराबर ए, R1 प्लस R2 बराबर ए देखे हैं। तो R1 प्लस R2 बराबर ए देखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, तो R1 की जगह पर भी R, R2 की जगह पर भी R, तो इसका मतलब हो जाएगा 2R इक्वल टू ए हो जाएगा। एक और चीज आप देख चुके हैं, तो क्या देखे हैं, तो सर ये बातें याद होगा आप लोगों को, तो इसको तो क्या कह सकते हैं, तो इक्वेशन 1 नहीं कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक और चीजें कहते हैं कि डेल प्लस ए अब बराबर आई प्लस ई, याद है, ये भी इक्वेशन देख चुके हैं हम लोग, तो ये भी इक्वेशन देख चुके हैं। अब इसको इक्वेशन मान लो 1, तो जैसे ही आप देखोगे डेल प्लस ए अब बराबर आई प्लस ई, तो इसका मतलब तो आई के जगह पर ई रख सकते हैं, ई के जगह पर आई रख सकते हैं, तो इसका मतलब डेल प्लस ए और यहां आई और एक और आई रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 2i। तो ध्यान से देख लो, इसका मतलब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सॉरी एक चीज याद रखना, यहां पर डेल एम होने वाला है, मिनिमम एंगल होने वाला है, तो हमारा क्या हो जाएगा डेल एम प्लस ए अब बाई 2। ये 2 चीजें तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आया है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, याद है स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, n इक्वल टू साइन आई अब बाई साइन आर। तो हम कहेंगे ठीक है सर, साइन आई बाई साइन आर होता है, जानते हैं n इक्वल टू, तो ठीक है, तो इसमें i की जगह पर क्या है, तो उस वैल्यू को, और r की जगह पर क्या है, तो r की जगह पर थोड़ा सा और चेंज करते तो a बाई 2 हो जाता। तो जैसे ही वही चीजें यहां अगर रख लेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई की जगह पर क्या है बाबू, तो आई की जगह पर है डेल एम प्लस ए अब बाई 2, और दूसरा नीचे में क्या हो जाएगा, तो साइन आर की जगह पर क्या होने वाला है, तो ए बाई 2। तो याद रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है कि ए आपका कंप्लीट समझ में आना चाहिए। ए रहा आपका प्रिज्म फॉर्मूला, और ए जो आपका पॉइंट है, अब इसमें आप कहें तो y कह सकते हैं, x कह सकते हैं, तो ये चीजें आप कॉमन सी चीजें हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को, और कंप्लीट हो गया होगा तो समझ में भी आ गया होगा कि हाँ ये चीजें हैं क्या, आखिर में पूरा का पूरा बनकर निकला कितना, प्रिज्म फॉर्मूला आया कितना। तो प्रिज्म फॉर्मूला यहां तक आ गया, n इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2।
तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना। अब समझ में भी आ गया होगा। अब ये चीजें, दो चीजें जो है, अब सर ये कहां से आया, तो पिछले, और याद रखना दोनों का दोनों मतलब इसके पिछले वाले भी डेरिवेशन को और इसको भी दोनों को मिलाकर एक साथ ही लिखते हैं। कभी कभी अगर सिर्फ इसके लिए रिलेशन पूछ ले तो आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं, आप प्रिज्म भी बना लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि पतले प्रिज्म के लिए, मतलब पतले से प्रिज्म अगर लें, चाहे आप एक कह सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, जब प्रिज्म का स्मॉल एंगल होता है, पतले प्रिज्म के लिए क्या होने वाला है डेरिवेशन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं और हटाकर समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, डिराइव द रिलेशन डेल n-1 ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल। मतलब जब प्रिज्म का छोटा कोण, अल्प कोण, बहुत बहुत छोटा सा, चिन्ह सा, थोड़ा सा कोण हो, तब क्या होगा। तो उसके लिए डेरिवेशन देखने का प्रयास करना बिल्कुल आसान होने वाला है डेरिवेशन। अगर प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, देखो बहुत छोटा सा प्रिज्म कोण, बहुत छोटा सा प्रिज्म कोण, तो मतलब बहुत छोटा सा, आप यहां बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हम बना दिए, लेकिन बहुत छोटा प्रिज्म कोण ले रहे हैं। तो बहुत छोटा सा प्रिज्म कोण अगर लेंगे तो इसका मतलब, तो ध्यान से देखना, तो ऐसा होगा, ये फिर जाएगा यहां पर, तो ये ऐसा होगा, यहां पर जाएगा, बहुत छोटा छोटा कोण होगा, सारा कोण छोटा छोटा होगा। तो इसका मतलब आई होगा छोटा सा, ई होगा छोटा सा, यहाँ पर R1 होगा छोटा सा, यहाँ R2 होगा छोटा सा। इसका मतलब यहाँ पर डेल 1 होगा छोटा सा, डेल 2 होगा और यहाँ पर डेल होगा। मतलब सारे कोण जो होंगे छोटे छोटे कोण होंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपको कि हाँ एक ऐसा होने वाला है। अब यहां से इसको सोर्स ले लेते हैं, इसको P कह लेते हैं, और यहाँ पर B कह लेते हैं, यहाँ पर C कह लेते हैं। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझने का प्रयास तो करो। तो जैसे ही आप छोटा सा कोण लीजिएगा तो एक बात याद रखिएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, फिर n1, क्योंकि यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, बीच में तो हमारा क्या है, तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा। तो यही बातें हैं, तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर समझो ना, इसके पिछले में ही एक इक्वेशन लिखकर बोले थे कि यहीं पर अगर रुक जाए तो दूसरा डेरिवेशन हो जाएगा, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यही बातें हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो स्नेल्स के लॉ के अनुसार n1, तो n1 में क्या है, तो साइन आई, इधर में n2 साइन आर। तो अब ध्यान से देखो, n1 साइन आई और n2 साइन r2, मतलब r1 हो जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं, साइन आई साइन r1 अब बराबर n2 बाई n1। तो इस n2 बाई n1 को हम लोग n भी कहते हैं, ये तो बात आप लोग जानते हैं, इसको n भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। तब जैसे स्मॉल एंगल है, कौन सा स्मॉल एंगल है, तो ये I भी स्मॉल एंगल है, R1 भी स्मॉल, हम कह ही रहे हैं बहुत पतला सा प्रिज्म ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप ऐसे, तो इसको नहीं लिखे तो आप थोड़ा एक लाइन और लिख दो, इसके बाद वाले में नहीं लिखेंगे, तो साइन I और साइन R1, तो इसका मतलब कि हमारा स्मॉल एंगल होगा तो I बाई R1 और यहां पर n हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा nR1। ये तो समझ में आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल आ गया होगा। अब एक और चीज है, तो एक और चीजें क्या है, तो दूसरा देखो, तो इधर भी होना है ना, तो इधर भी होना है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे तो लिख लो एक बार स्नेल्स लॉ को, तो n1, तो n1 में कौन है, E है, तो n1 साइन E और n2 साइन, यहां पर हो जाएगा R2। अब हम क्या देख सकते हैं, तो साइन E और यहां पर हो जाएगा साइन R2, अब बराबर क्या होने वाला है, तो बराबर होने वाला है n। अब सीधी सी बात हम समझते हैं कि साइन E और साइन R2, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, nR2। यहां तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और यहां तक आप बिल्कुल अगर समझ गए होंगे तो एक बात है आपको, और वी नो दैट WKT, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, तो जानते हैं ना हम लोग क्या जानते हैं, तो एक फॉर्मूला जानते हैं, तो डेल प्लस ए बराबर आई प्लस ई, ये तो बातें हम लोग जानते हैं। तो डेल प्लस ए आई प्लस ई, तो इसका मतलब आई के जगह पर क्या है, तो एन आर, मतलब क्या कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन अगर 3 मान लें तो इक्वेशन 1 और 2 को उठाकर इसमें रख लेंगे, तो डेल प्लस ए बराबर हो जाएगा nR1
आई हो जाएगा nr2, n इसमें से अगर कॉमन हो जाए तो ये हो जाएगा r1 अब प्लस r2, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो डेल प्लस है। पहले से ही आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं क्या, तो r1 प्लस r2 अब बराबर कितना होता है a, r1 प्लस r2 बराबर a। तो यही चीजें यहां हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल प्लस a अब बराबर n। अब हम a जो यहाँ प्लस में है उसको उधर भी कर सकते हैं, तब तो बहुत आसान सा चीजें होने वाला है। तो क्या होने वाला है, तो डेल अब बराबर na अब प्लस प्लस यहाँ है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और डेल तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें से कॉमन जो होने वाली चीज है वो है a, तो a कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 1। बिल्कुल समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो बिल्कुल अगर समझ में आ गया होगा तो इसके बाद जो इसके डेरिवेशन है, मतलब इस पर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन जो इस पर कंपटीशन बेस के लिए भी, एग्जाम बेस के लिए भी होता है, उस क्वेश्चन को बनाकर भेजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके क्वेश्चन को आप नहीं समझोगे तब तक इसको आप नहीं समझ पाओगे। तो आप पूरा का पूरा देख चुके हैं, तो प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, अगर स्मॉल एंगल पतले प्रिज्म के लिए अगर होगा तो डेरिवेशन है डेल इक्वल टू उसका डेल जो होगा ए, याद रखिएगा कंडीशन तो ये फॉलो होगा लेकिन बहुत पतले से प्रिज्म के लिए। इसके पिछले वाले प्रिज्म फॉर्मूला, तो इसके पिछले वाला प्रिज्म फॉर्मूला आप जान रहे हैं, एन इक्वल टू, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए तो वो भी जान रहे हैं, डेल इक्वल टू भी निकाल चुके हैं, तो पूरा फॉर्मूला हम लोग का प्रिज्म का निकल चुका है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाकर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स करो।